नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं उलझे रिश्तों के धागे का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फरवरी का महीना है, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड। धूप में बैठ करके शरीर को धूप से जो गर्माहट मिलती है उससे आनंद आ जाता है। शरीर को सूर्य किरणों की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर की उष्णता से मन को ऊर्जा मिल जाती है। आज धूप में बैठ करके जूही भी मन के अंदर ऊर्जा संजो रही है। चाहे कुछ भी हो, आज आदित्य से बात करनी ही पड़ेगी। क्या बात है जूही डार्लिंग, आज तुम चुपचाप बैठ करके कुछ सोच रही हो? कुछ हो गया क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या? बताओ क्या बात है? बड़े प्यार से पूछा आदित्य ने। आदि, मुझे एक बात कहना है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? यह कैसी बातें कर रही हो जूही? कभी ऐसी बात तो नहीं करती। तुम्हारे बात करने का अंदाज ही बिंदास है। कहो क्या कहना चाहती हो? आदि, सामने हमारा फाइनल एग्जाम है, हमें एक दूसरे की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ महीने एक साथ रहें और एक साथ पढ़ाई करें? बातों को सीधा ना कह करके घुमा करके कहा जूही ने। मैं समझा नहीं। एक जगह बैठ करके पढ़ाई करना है तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, उसके बाद घर चला जाऊंगा रात को। ऐसा नहीं आदि, मेरे कहने का अर्थ है आई मीन हम दोनों कुछ महीने एक साथ ही रहेंगे, रात और दिन एक साथ पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। मैं कुछ दिनों से यही सोच रहा था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, परंतु तुम्हें पसंद है कि नहीं सोच करके मैंने कहा नहीं। तुम्हारे घर वाले भी मना कर सकते हैं। तुम्हारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट अफसर हैं, हमें पता है। वे तो किसी भी तरह तैयार नहीं होंगे। उन्हें समझाना मेरा काम है। तुम तैयार हो कि नहीं? तुम अपने मॉम डैड को समझा पाओगे कि नहीं, यह बताओ। मेरे डैड भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें समझाना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कर सकते क्या? हम जब लंदन जाएंगे तब साथ में रहेंगे। अभी तो हमारा फाइनल एग्जाम है, कितने महीने और रह गए हैं, तब तक इंतजार कर लेते हैं। लंदन में हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं है और ना किसी को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। आर यू एग्री? प्यार से जूही की ओर देखते हुए आदित्य ने मुस्कुरा दिया। हाँ, ऐसा करते हैं। मेरे घर में भी नाना नानी और मॉम डैड को समझाना मुश्किल होगा, परंतु तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जाता है। कब तक और अलग अलग रहेंगे? जूही ने उदास होते हुए कहा। हैव पेशेंस माय बेबी। आदित्य ने एक मुस्कुराहट बिखेर दी तो जूही भी मुस्कुरा पड़ी। बीकॉम अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते करते दोनों एमबीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी पूरी कर ली। दोनों को पूरा विश्वास है कि लंदन के किसी अच्छे बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि दोनों चाहे बिंदास घूमें फिरें या कुछ भी करें, मगर अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीर हैं। लंदन में एमबीए करना तो दोनों का सपना है। सपना पूरा करने के लिए दोनों एक दूसरे के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। जी मैट एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में दोनों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने योजना बनाई कि इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाए, इसलिए आज फिर दोनों निकल पड़े मॉल में शॉपिंग करने और घूमने फिरने के लिए। वैसे भी बहुत समय नहीं है, इसलिए जाने की तैयारी भी तो करनी है दोनों को। वैसे तो दोनों का सपना है लंदन में जा कर के खरीदारी करने की, परंतु जो चीज़ें ज़रूरी हैं वह सब तो लेना ही पड़ेगा। आजकल नाना जी सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए घर में ही रहते हैं। अधिकतर समय शाम को डैड मुकेश
जब घर आए जूही ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सुन करके सब बहुत खुश हुए और मन में उमंग लेकर के जाने की तैयारी करने लगे। मुकेश के मन में एक प्रश्न आया तो उसने जूही से पूछा, जूही बेटा, तुम्हें छोड़ने के लिए और एडमिशन दिलाने के लिए हम दोनों को जाना चाहिए, है ना? डैड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं छोटी नहीं हूं और मुझे खुद ही सब करने दीजिए। अपना काम खुद करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मेरे साथ आदित्य है ना, आप चिंता क्यों करते हैं? नहीं जूही, हम सोच रहे हैं कि इसी बहाने हम लंदन घूम आ जाते हैं। तुम्हारे डैड के काम के कारण तो जाना होता नहीं है ज्यादा कहीं। मैं भी घर में बैठ करके ऊब महसूस करती हूँ। इसी बहाने तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी देख लेंगे और लंदन भी घूम लेंगे। प्रतिभा ने मन की बात कही। मॉम, आप लोग फिर कभी आ जाना, पहले हम जाते हैं, एडमिशन लेकर के रहने की जगह देखते हैं, उसके बाद आपको बुला लेंगे, तब आना, आराम से घूमना। मैं भी शांति से घूम सकती हूँ आप लोगों के साथ। जूही ठीक ही कह रही है प्रतिभा। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, इंडिपेंडेंट हैं। पहले उसे जा करके सेटल होने दो, अपना काम उसे खुद करने दो, आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर तुम दोनों चले जाना, नाना जी ने कहा। देखा मेरे नानू कितने समझदार हैं। जूही को नानू से अच्छा कोई नहीं समझता। जूही पर नानू को बहुत विश्वास है, परंतु नानू मेरे जाने के बाद आप अच्छे से रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ, तेरे नानू ही तो तेरे लिए सब कुछ है। इस नानी का तो तुझे कोई ख्याल ही नहीं रहता है। नानी की चाहे तबीयत खराब हो जाए, उससे तुम्हें क्या? एक बार भी नहीं कहा नानी तुम अच्छे से रहना। नानी जी ने मुंह फुला लिया। नानी को बच्चों जैसा मुंह फुलाते देखा तो जूही दौड़ करके उनके पास गई और गले में बाहें डाल करके कहा, बच्चों जैसे मुंह फुला लेती हो तो कितनी मासूम सी लगती हो नानी। वैसे तो तुम बहुत नटखट हो, परंतु इस समय बहुत प्यारी सी लग रही हो। तो जाने की तैयारी कर दो जूही बेटा, कह करके उदास हो गया मुकेश। डैड को अचानक उदास होते देख करके जूही ने पूछा, मेरे जाने से आप खुश नहीं हैं डैड? कौन कहता है मैं खुश नहीं हूं? आज हम सबका सपना पूरा होने जा रहा है, बहुत खुश हूं। मगर बेटा, मगर क्या डैड? तुम्हारे जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा। तुम रहती हो तो चारों ओर चहकती रहती हो, घर में एक रौनक सी बनी रहती है। इसके बाद तो हम सब काम करेंगे, खाएंगे, सोएंगे। बस मुकेश की आंखें गीली होने लगी। डैड, आपके जैसे इंसान के आंखों में आंसू आज मैंने पहली बार देखा है। डैड को देख करके जूही भी भावुक हो गई। तुम्हारे डैड ऊपर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही कोमल हैं। इस बात को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। मैंने अभी जाने के लिए मना किया, इसलिए आप उदास हो गए डैड। नहीं पगली, लंदन तो पास में ही है, कभी भी तुम्हारी याद आएगी तो चले आएंगे। अभी तुम खुद जाओ और सब कुछ करो। तुमने सही कहा, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जूही ने डैड के गले में बाहें डाल करके प्यार से कहा, मेरे अच्छे डैड, मुझे हर जन्म में यही डैड मिले। मेरे डैड से अच्छे कोई भी नहीं है। इधर आदित्य के GMAT MBA प्रवेश परीक्षा का परिणाम सुन करके उसके पापा अखिलेश चोपड़ा बहुत खुश हुए। बेटे को लंदन के अच्छे बिजनेस स्कूल में MBA करने को मिले, यही तो चाहता था वह। MBA करने के पश्चात आकर के बिजनेस में हाथ बटाए, बिजनेस को और आगे बढ़ाए जा सके। एक बिजनेसमैन को इसके अलावा और क्या सपना हो सकता है? तुम्हारी जाने की तैयारी शुरू हो गई है आदित्य? पापा अखिलेश ने पूछा। नहीं डैड, बस तैयारी करने ही वाला हूं, थोड़ी सी शॉपिंग करके लाया आज। क्यों भाई, थोड़ी सी क्यों? जी भर करके शॉपिंग करो, आखिर लंदन पढ़ने जा रहे हो, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो, लोगों को समझ में आना चाहिए, खुश हो करके कहा अखिलेश ने। डैड, मेरी इच्छा है मैं लंदन में जा करके शॉपिंग करूं, इसलिए यहाँ से ज़्यादा कुछ ले करके नहीं जाना चाहता। पहली बार लंदन जा रहा हूं तो कोई चीज़ पसंद आ गई तो बिना लिए मन नहीं मानेगा, खुश हो करके कहा आदित्य ने। जरूर जरूर बेटा, पढ़ाई के साथ साथ घूमो फिरो, जिंदगी जियो। यह स्टूडेंट लाइफ केवल एक बार ही आता है जीवन में, बाद में बहुत याद आती है, इसलिए इस समय को बिल्कुल यादगार बना के रखना। वैसे तुम्हारा कोई दोस्त जा रहा है क्या? मतलब तुम्हारे बैच का कोई
बेटे का पीठ थपथपा करके कहा अखिलेश ने। जूही की बात बताऊं कि नहीं, सोच करके आदित्य चुप हो गया। फिर सोचा, जूही मेरी क्लासमेट है, कहने से क्या होगा। हाँ डैड, एक मेरी क्लासमेट जा रही है, जूही। जूही ओबराय। ओबराय शब्द सुन करके अखिलेश के दिमाग में कुछ कौंध गया। मन में एक प्रश्न उठा तो उसने पूछा, ये जूही कौन है? मतलब जूही ओबराय कौन है? उसके फादर का नाम क्या है? मुकेश ओबराय, आईएएस अफसर मुकेश ओबराय, अभी कमिश्नर बन करके दिल्ली आए हैं। मुकेश ओबराय का नाम सुनते ही अखिलेश चोपड़ा के चेहरे पर कई भाव आए और गए, माथे पर बल पड़ गए। केवल तुम्हारी क्लासमेट ही है ना जूही ओबराय? क्यों, क्या बात है डैड? बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। कुछ नहीं, बस ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाना। क्यों डैड? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई में मन लगाना। बहुत अधिक दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2 साल की ही तो बात है, फिर इंडिया वापस आओगे तो तुम्हारी मनपसंद लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने अपने दोस्त की बेटी से बात पक्की करके भी रखी है, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं उन लोग। बहुत सुंदर लड़की है। डैड की बातों में आदित्य को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। डैड को क्या पता है कि मेरी मनपसंद लड़की कौन है? पहले एमबीए करके आता हूं, फिर डैड से इस बारे में बात करूंगा। अभी तो खुशी खुशी जाता हूं, ज्यादा बात करके डैड को नाखुश नहीं कर सकता। शादी मुझे करनी है, फैसला भी मैं ही करूंगा, परंतु अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। आदित्य ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और अपने कमरे में चला गया। लंदन बिजनेस स्कूल में जूही और आदित्य का एडमिशन हो गया। अब सवाल है कहाँ रहा जाए और कैसे रहा जाए। वैसे पहले से ही दोनों के मन में यही इच्छा पल रही है कि जब लंदन जाएंगे तो एक ही साथ रहेंगे। एक साथ रहने का अर्थ है लिव इन रिलेशनशिप में। हिंदुस्तान में तो यह इच्छा पूरी नहीं हुई, परंतु लंदन में तो पूरी कर सकते हैं। लंदन में ना कोई पूछने वाला है और ना कोई देखने वाला है, ना ही कोई रोकने टोकने वाला है। इस उम्र में जो आज़ादी युवा पीढ़ी को चाहिए वह आज़ादी अपने देश से बाहर जाकर के ही तो मिल जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी युवा आदित्य और जूही जैसे ही हों। कुछ युवा घर के संस्कार संस्कृति को मान करके चलने वाले भी हैं, जो बाहर जा करके भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलते हैं। ना जाने क्यों आजकल युवा पीढ़ी आजादी शब्द का गलत अर्थ में लेने लगी है। आजादी का अर्थ तो यह नहीं है जो मन में आए वही किया जाए। आजादी का अर्थ तो वैचारिक आजादी है, आर्थिक आजादी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आजादी है, फिर अपनी मनपसंद नौकरी करने की आजादी है, विचार अभिव्यक्त की आजादी है। आजकल लड़कियों को यह सभी आजादी तो मिल रही है, मगर कई बार भावना के वशीभूत होकर के जो गलत निर्णय लड़कियां ले लेती हैं, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में रहने को आजादी का एक हिस्सा समझ लेती हैं, उन्हें बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। खैर, जूही और आदित्य को रोकने वाला अभी कोई नहीं है, इसलिए दोनों ने ही पूरी तरह निश्चय कर लिया लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। उन्होंने एक फ्लैट किराए में लिया और हसीन पल बिताने लगे। जिस पल में अभी खुशी है, सुख की अनुभूति है, तन मन दोनों तृप्त हैं। नहीं है तो केवल माता पिता के दिए हुए संस्कार के लिए मन में श्रद्धा और सम्मान। माता पिता से छुप करके झूठ बोल करके इस तरह का रिश्ता निभाते हुए दोनों के मन में कोई अपराध बोध भी नहीं है। या तो कह सकते हैं कि दोनों अपने आप में इतना ज्यादा मस्त मगन हैं कि इन सब बातों को सोचने के लिए इनके पास समय ही नहीं बचा है। दोनों को जब फुर्सत मिलती तो उस वक्त पढ़ाई कर लेते, क्लास अटेंड कर लेते, बाकी समय दोनों अपने में इतने मगन रहते कि दुनियादारी से बेखबर हैं। तन की भूख मिट जाती तो पेट की भूख भी नहीं सताती उन्हें। जब और पेट की भूख सहन नहीं होती तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर के दोनों बैठ जाते और विदेशी खाने का लुत्फ उठाते। एक अमीर बाप का बेटा तो दूसरी उच्च मध्यम वर्गीय बाप की बेटी, दोनों को रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। मरुभूमि में भटकते हुए इंसान को जैसे बहुत समय से प्यास सताती है, ठीक उसी तरह दोनों इंडिया में रह करके बहुत समय से एक दूसरे के करीब आने के लिए तरसते रहे हैं और प्यासे रह गए। दो ऐसे अतृप्त मन को
इतने समय के पश्चात मरुभूमि में जल दिखाई दिया तो भला वो अपनी प्यास बुझाए बिना कैसे जल से दूर रहते। इसलिए साथ रहते हुए दोनों अपनी अपनी प्यास बुझा करके ऐसा महसूस करते जैसे धरती ना होकर के स्वर्ग है। इसी को जीवन का सुख समझ बैठे दोनों। कच्ची उम्र की गलत सोच, पढ़ाई और मौज मस्ती के साथ साथ दोनों ने छुट्टियों में इंग्लैंड घूमने का भी पूरा मजा लिया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दोनों का अच्छा रहा। दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने घर आए। इस बीच जूही के माता पिता का इंग्लैंड जाना नहीं हुआ। चाह करके भी वे जा नहीं पाए क्योंकि प्रतिभा के पापा अर्थात जूही के नाना जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उन्हें छोड़ करके प्रतिभा जा नहीं सकती थी क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता की देखभाल कौन करता। जूही को उस समय खबर दी प्रतिभा ने जब उसका फाइनल एग्जाम चल रहा था। जूही ने भी यही कहा, एग्जाम खत्म होते ही मैं आ रही हूँ घर 1 महीने के लिए। जूही ने आकर के देखा नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, वो बिस्तर पर है, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं। हमेशा किसी ना किसी को उनके पास रहना पड़ता है। जूही को देख करके भी वे उसे पहचान नहीं पाए। उनकी पहचानने की शक्ति चली गई। नाना जी को इस हालत में देख करके जूही को बहुत रोना आया, परंतु नानी के सामने रो नहीं पाई। बजाय रोने के वह नानी का हौसला देती रही। आखिर जूही के सामने एक दिन नाना जी चल बसे। इस बीच आदित्य ने कभी जूही को फोन नहीं किया। जूही उसके फोन का इंतजार करती रही। आखिर एक दिन नाना जी की खबर देने के लिए जूही ने आदित्य को फोन किया। हेलो आदित्य, कैसे हो? हेलो, कौन? जूही। अचानक फोन किया तो क्या मुझे फोन नहीं करना चाहिए था? यह बात नहीं है। इंग्लैंड से आने के बाद तुमने एक बार भी फोन नहीं किया, इसलिए कहा। तुमने भी तो मेरा हाल चाल नहीं पूछा। बहुत ज्यादा व्यस्त हो क्या? हाँ, आजकल डैड के साथ ऑफिस में बैठना पड़ता है। इतना ज्यादा व्यस्त हूँ कि एक बार फोन तक नहीं किया। मिलना तो दूर की बात है, ऐसे कैसे बदल गए तुम? ऐसी कोई बात नहीं है जूही, 1 महीने के लिए आए हैं तो परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। फिर तो इंग्लैंड जाना ही है और तुम्हारे साथ रहना ही है। खैर जाने दो, मुझे एक बात बतानी थी इसलिए फोन किया। नाना जी नहीं रहे। ओह, क्या हो गया था उनको? बहुत समय से बीमार चल रहे थे और उम्र भी काफी हो गई थी। मेरे लिए शायद वेट कर रहे थे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे पहचानना नहीं और 2 दिन पहले चल बसे। जूही रोने लगी। रो मत जूही, उनका जाने का समय आ गया था इसलिए चले गए। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, एक क्लाइंट आया हुआ है। सुनो आदि, तुम एक बार मिल सकते हो क्या? कितने दिन हो गए हैं, बड़ा मन हो रहा है मिलने का। परंतु अभी तो नाना जी की 13वीं चल रही है ना, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। घर में रहो और अपने मॉम और डैड के साथ। मॉम को अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर तुम 13वीं के दिन आ जाओ, इसी बहाने मिलना हो जाएगा। प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा। आजकल डैड की बात सुननी पड़ती है, उनसे पूछे बिना कहीं नहीं जा पाता। तुम बहुत बदल गए हो आदि, पहले जैसे नहीं रहे। यह तुम्हारी गलतफहमी है जूही। इंसान हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, उम्र के साथ साथ बदलाव तो आता है। और आजकल मेरे ऊपर डैड ने बहुत ज्यादा कार्यभार सौंप दिया है। बिजनेस संभालना भी तो बहुत आवश्यक है। आगे चल करके मुझे ही तो संभालना है सब कुछ। अभी से मैं थोड़ा सीख लूंगा तो मेरे लिए ही अच्छा है। आदित्य की बात सुनकर के जूही को लगने लगा आदित्य बदल गया है, बहाना कर रहा है, मगर उसकी बातों में, व्यवहार में बदलाव दिख रहा है। पहले जैसा इतने प्यार से बात नहीं करता था। पहले बातों बातों में स्वीट हार्ट, डार्लिंग, बेबी बोला करता था, लेकिन अभी इतनी देर बात की, एक बार भी प्यार से कुछ नहीं कहा। क्या मुझसे उबने लगा है? दूरी बना करके रखना चाहता है या उसको मेरे प्रति खिंचाव कम हो गया है? खैर, अभी दूर बैठ करके क्या करूं? कुछ ही दिन के पश्चात तो लंदन जाना है, तो आमने सामने बैठ करके ही बात करेंगे और फैसला करेंगे। जो होना था वही हुआ। जूही के मन में असुरक्षा की भावना धीरे धीरे घर करने लगी। नाना जी की 13वीं के दिन जूही आदित्य प्रतीक्षा करती रही और बार बार दरवाजे की ओर देखती रही, मन में यह आस लगाए कि भले ही थोड़े समय के लिए हो, आदित्य आएगा जरूर। पल पल प्रतीक्षा में कट रहा था। दिल में कसक होने लगी थी। सब लोग आते रहे, जाते रहे। जूही सबसे बातें भी करती रही, मगर ऊपरी तौर पर मन ना जाने क्यों उदास
उदास सा है। पूरा दिन बीत गया, रात के 10 बजे सब लोग चले गए मगर आदित्य नहीं आया। जूही अंदर ही अंदर टूट रही थी मगर किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। माँ, पिताजी, नानी सब नाना जी के गुजर जाने से बहुत दुखी थे, इसलिए सबके जाने के पश्चात अपने कमरे में जा करके सब आराम करने लगे। जूही भी अपने कमरे में चली गई और आदित्य को फोन लगाया। रिंगटोन बजती रही मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। आदित्य ने 4-5 बार फोन लगाने के पश्चात भी जब फोन रिसीव नहीं किया, आदित्य ने तब ना जाने क्यों एक अनजान भय जूही को सताने लगा। क्या हो गया आदित्य को? मुझसे बात नहीं करना चाहता क्या? क्या कोई और लड़की उसके जीवन में आ गई है? मेरे साथ रह रह करके उसका भी जी भर गया होगा, तभी मुझसे दूरी बना करके रखना चाहता है। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? जिस आदित्य को मैं स्कूल लाइफ से जानती हूँ वह 1 साल में बदल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मुझे छोड़ करके वह नहीं जा सकता है। सोचते सोचते जाने कब जूही की आंखें लग गई। सुबह आंखें खुलने में थोड़ी देर हो गई जूही की। नाना जी की तिरहमी का काम निपट गया, इसलिए उसने मन बना लिया कि आज आदित्य से मिलेगी। उठते ही वह नहा धो करके फ्रेश हो गई। तब तक नौकरानी चाय लेकर के आई। चाय पीते पीते उसने गूगल सर्च किया तो आदित्य की ऑफिस का पता मिल गया। आजकल गूगल तो ईश्वर है, चाहे कुछ भी ढूंढ लो, कुछ भी पूछ लो, सब जवाब मिल जाता है। तैयार होकर के उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा मैं एक काम से निकल रही हूँ, आने में देर हो सकती है, आप चिंता मत करना। कहाँ जा रही हो जूही? प्रतिभा ने पूछा। एक ऑफिस में जा रही हूँ, एक जॉब की वैकेंसी निकली थी, अप्लाई किया था, इसलिए आज मिलने के लिए कहा था, इसलिए मिलने जा रही हूँ। जूही ने झूठ बोला मगर आत्मविश्वास के साथ। अभी तो तेरी MBA की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अभी से नौकरी की तलाश क्यों कर रही है? पहले से सर्च करके रखने में क्या बुराई है? MBA की डिग्री मिल जाएगी तो आते ही नौकरी ज्वाइन कर लूंगी। मैं निकल रही हूं, बाद में मिलते हैं। कह करके जूही तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि उसके अंदर गुस्से की आग भभक रही है। दरवाजा थोड़ा सा खोल करके जूही ने देखा, अंदर आदित्य अकेला बैठ करके कुछ कर रहा है। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैं आई कम इन सर। जवाब की प्रतीक्षा भी नहीं की और दरवाजा खोल करके अंदर पहुंच गई। आकर के आदित्य के टेबल के सामने खड़ी हो गई। आदित्य ने अचानक नजर उठा करके देखा तो जूही सामने खड़ी मिली। आश्चर्य से उसने पूछा, तुम इस वक्त यहां पर कैसे? आदित्य ने व्यवहारिकता भी नहीं निभाई, बैठने के लिए भी नहीं कहा और इतने सारे सवाल सुन करके जूही को और गुस्सा आ गया। क्या आदित्य, सामने कोई आकर के खड़ा है, तुमने बैठने के लिए भी नहीं कहा और इतने सारे सवाल कर बैठे। सॉरी, बैठ जाओ, कुर्सी दिखाते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य ने सॉरी भी ऐसे कहा जैसे कहने का मन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कहना पड़ा। उसके बोलने के ढंग से जूही को पता चल गया कि उसका इस तरह आना आदित्य को पसंद नहीं आया। दरअसल आदित्य अपने डैड से बहुत ज्यादा डरता है। उसे लग रहा है कहीं डैड ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। तुम सॉरी तो इस तरह बोल रहे हो जैसे किसी ने पीछे से बंदूक पकड़ी हो, इसलिए बोल रहे हो। ऐसे सॉरी बोलने का कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त था जूही, इसलिए समझ नहीं पाया कि तुम आई हो। काम में व्यस्त रहने से इंसान की आवाज में भी कड़वाहट आ जाती है क्या? मैंने तो सहज होकर के ही बोला है। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे मन में ही कई सवाल हैं। बैठ जाओ और बोलो, क्या पूछना चाहती हो? मुझसे गुस्सा है तो निकाल दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कल तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिला आदि, तुम आधे घंटे के लिए भी नहीं आए मेरे घर। मेरे नाना जी को थोड़ा सम्मान भी नहीं दे पाए। जब एक एजेड पर्सन को सम्मान नहीं दे सकते तो मुझे क्या सम्मान दोगे? मैंने कल रात को भी तुम्हें बहुत बार कॉल किया मगर तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। क्यों आदि, इतना क्यों बदल गए हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुमने मुझसे मुंह फेर लिया? इतने दिन हो गए एक बार भी और ना ही खुद हो करके एक कॉल किया। जूही की आवाज में तलखी भी थी और
भारीपन भी था। जूही, तुमसे मिलने का मुझे कोई कारण नहीं नजर आया, इसलिए मैं मिलने नहीं गया। वैसे भी आजकल मैं बिजी रहता हूं। कल रात को जब तुमने फोन किया था तब मैं एक पार्टी में था, बिजनेस पार्टी में क्लाइंट से बातें कर रहा था, इसलिए मैं कॉल नहीं उठा पाया। तुम एक बार कॉल रिसीव करके मुझे बोल देते कि मैं बिजी हूं, पार्टी में हूं, तो मुझे तसल्ली हो जाती, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसलिए मुझे मजबूर होकर के यहां पर आना पड़ा। नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऑफिस में आने का। इस बार जूही गुस्से में आ गई। जूही, समझा करो, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम लंदन में मिलेंगे एक दूसरे से और रहेंगे भी एक साथ। कुछ दिन नहीं मिल पाए तो इसमें शिकायत करने वाली क्या बात है? पहले तुम ऐसे नहीं थे, पहले मैं छोटा था, जिम्मेदार कम था, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। पापा ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी है ऑफिस की। यह क्यों नहीं कहते कि मुझसे ऊब गए हो? अब मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत मतलबी निकले तुम। जूही के मन में फिर वही असुरक्षा का डर उसे सता रहा है। अच्छा, पहले लंदन चलो, फिर बताऊंगा कि मैं मतलबी हूं कि नहीं, ऊब गया हूं कि नहीं। सब तुम्हारे मन का वहम है। बी मैच्योर बेबी, अब तुम बड़ी हो गई हो, जरा समझदार बनो। बहुत दिल कर रहा है मेरे साथ रात बिताने का। मुस्कुराती हुई तिरछी नजर से देखा आदित्य ने जूही को। फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है आदि, एक रिलेशन मन का भी होता है। तुम्हारे पास मन नहीं है क्या? तुम केवल फिजिकल रिलेशन को ही रिलेशन समझते हो क्या? मन तो है, मगर फिजिकल रिलेशन की जरूरत भी बहुत है। आदित्य फिर जूही को देख करके हंसने लगा। लंदन में यही रूप देखने को मिलता था, फिर उसी रूप में आ गए। रात बिताने की मेरी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो रही है। क्यों नहीं होगी? अभी मैं जवान हूँ। आदित्य फिर हंसने लगा। तुम दीवाना हुए जा रहे हो, मैं जाती हूँ, अभी बहुत देर ठहरना नहीं है। आदित्य को लगा जूही नाराज है और जूही को नाराज करना ठीक नहीं है। लंदन में जाकर के फिर दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, और एक साथ रहेंगे तो दो बदन एक जान होना ही पड़ेगा। जूही अगर मुझसे अलग रहने लगी तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जूही को अभी नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उसने जूही को मनाने के लिए मीठी आवाज में कहा, कॉफी पियोगी? नहीं, ऑफिस में कॉफी नहीं पीऊंगी। कॉफी पिलाना है तो सीसीडी चलना पड़ेगा। जूही को नाराज देख करके उसे मनाते हुए आदित्य ने कहा, डार्लिंग समझा करो, तुम अभी जाओ, अभी मैं जा नहीं सकता हूं। जा करके लंदन जाने की तैयारी करो, संडे को एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, उदास मन से कहा जूही ने। इतने ठंडे से क्यों कह रही हो? एक प्यारी सी स्माइल दे करके जाओ स्वीट हार्ट। जूही ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी आदित्य पर तिरछी नजर डाल करके। आदित्य ने मनाया तो जूही अपने मन के सारे गिले शिकवे निकाल दिए, परंतु जूही की नादानी या नासमझी कहेंगे कि वह आदित्य के दिल में झांक करके उसकी मनसा नहीं समझ पाई। लड़कियां शायद ऐसी ही गलती करती हैं, या फिर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। लड़कियों को क्यों एक लड़के का हमेशा कंधा चाहिए होता है? लड़कियां तो कहती हैं वह सक्षम है, साहसी हैं, फिर भी स्वयं को भावनात्मक तौर पर इतना कमजोर क्यों पाती हैं? सक्षम और साहसी होने के लिए भावनात्मक तौर पर भी स्वयं को सशक्त बनाना होगा, तभी लड़कियां खुद को सभी ओर से स्वतंत्र कह सकती हैं। जूही भी उन लड़कियों में से है जो खुद को आधुनिक, स्वतंत्र और सक्षम मानती है, परंतु एक लड़के का कंधा चाहिए होता है। आदित्य का कंधा छीन न जाए, इसलिए उसकी हर बात आसानी से मान जाती है। खुशी खुशी वह घर की ओर चल पड़ी। इतने दिनों के बाद आज आदित्य से मिल करके और उसकी मीठी बातें सुन करके उसके मन को सांत्वना मिली। क्या दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे खुश हुआ जा सके? लंदन पहुंच करके जूही और आदित्य का व्यस्त दिनचर्या शुरू हो गई। फाइनल ईयर का प्रवेश दोनों पर है, कुछ अच्छा करने का भी दोनों के मन में इच्छा है। इन सभी व्यस्तताओं के बावजूद जूही के मन को न जाने क्यों एक बात कचोटती है। वह बात है इंडिया जा करके आदित्य का बदला हुआ व्यवहार। लंदन में आदित्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दोनों मिलकर के पढ़ाई करते, खाना बनाते, घूमते
से बातें करते, मगर ना जाने क्यों जूही के अंदर ही अंदर असुरक्षा की भावना पलने लगी थी। जूही ने इस बात पर भी गौर किया कि आदित्य पहले जैसा भावुक नहीं रहा, बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। अब बात बात पर पहले जैसा भावुकता भरी बातें करना उसने छोड़ दिया है। जूही जब भी कुछ कहने का प्रयास करती है तो वह यही कहता है, बी मैच्योर बेबी, वी आर नाउ एडल्ट नॉट एडल्सन। जूही सुन करके चुप हो जाती, मगर मन ही मन सोचती, क्या कोई एडल्ट हो जाने से प्यार भरी बातें नहीं करता है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं जताता है? क्या इतना प्रैक्टिकल हो जाता है कि केवल काम के बारे में ही बातें करता है? अपने प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मिलता, फिर चेहरे पर मायूसी छा जाती। आजकल आदित्य इतना प्रैक्टिकल हो गया है, जब उसे शारीरिक जरूरत महसूस होती है तो किसी तरह जूही को मना लेता है। जूही ना चाहते हुए भी समर्पण कर देती, या सोच करके कि कहीं उसका मन किसी और को ना चाहने लगे। इसी बीच जूही को बुरी खबर मिली अपने मॉम डैड से। बहुत समय से नानी बीमार चल रही थी, यह खबर तो जूही को पता थी, मगर अचानक एक दिन फोन आया कि अब नानी नहीं रही। जूही बहुत रोई, बहुत उदास थी। इंडिया जाना चाह करके भी नहीं जा पाई, क्योंकि उसकी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। फाइनल ईयर के अच्छे रिजल्ट पर भी उसका करियर निर्भर है। मॉम डैड ने कहा भी, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब संभाल लेंगे। जूही ने इस बारे में आदित्य से कुछ नहीं कहा, जाने क्यों कहने का मन नहीं हुआ। नानी से जो लगाव था जूही को, उसके कारण वह मन ही मन तड़पने लगी। जूही का उदास देख करके आदित्य ने एक दिन पूछा, क्या बात है जूही, तुम कुछ दिनों से बहुत उदास हो? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी थकी हुई हूँ। जूही के मन में अभिमान था, इसलिए उसने आदित्य को कुछ नहीं कहा। नाना जी की 13वीं में भी वह नहीं आया था, इस बात को वह अभी तक भूल नहीं पाई है। कुछ तो है डार्लिंग, बताओ ना क्या बात है? जूही के पास आकर के आदित्य ने प्यार जताते हुए पूछा। आज अचानक आदित्य का इतना प्यार देख करके जूही सोचने लगी, आज क्या बात हो गई जो आदित्य इतना खुश नजर आ रहा है और मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। आजकल तो आदित्य पढ़ाई को लेकर के बिजी रहता है, और जब बिजी नहीं रहता है तो टीवी प्रोग्राम देखता है। कहा ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई है। तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मुझे नींद आ रही है। आदित्य ने फिर एक प्यारी नजर डाल करके कहा, तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ ना, मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगी। डार्लिंग, तुम्हारे बिना नींद कहाँ आती है, चलो तुम मेरे साथ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। जूही आदित्य का इरादा समझ गई, इसलिए उसने कहा, नहीं आदि, आज नहीं, आज मूड नहीं है। तो क्या हुआ, मूड तैयार कर देंगे हम, उसकी चिंता तुम मत किया करो, चलो तो मेरे साथ। आदित्य ने जूही का हाथ पकड़ करके उठाया। ना चाहते हुए भी जूही को समर्पण करना पड़ा, क्योंकि उसका मन हमेशा आदित्य को लेकर के असुरक्षित रहता है। मन ना होने के कारण आज जूही आदित्य को पूरी तरह साथ नहीं दे पाई, इसलिए थोड़ा नाराज होते हुए आदित्य ने कहा, क्या बात है जूही, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा था ना आदि, मेरा मन नहीं है, पर तुम तो सुनने वाले हो नहीं। तुम्हारा मन नहीं है तो क्या हुआ, मेरा तो है। मैं कहाँ जाऊं, किसी और के पास जाऊं क्या? जूही ने आदित्य के ओंठों पर अपनी उंगली रख करके कहा, कभी ऐसी बात आगे मत कहना, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। आज माफ कर दो, कल ऐसा नहीं होगा। जूही की इस भावनात्मक कमजोरी का फायदा आदित्य उठाता था, पर वह इतनी मजबूर थी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई थी। उसको एक ही डर रहता था, आदित्य छोड़ करके ना जाए। जूही को यह समझ में आ रहा था कि आदित्य का प्यार अब शरीर तक आकर के टिक गया है, भावनात्मक लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, परंतु वह दिल के हाथों मजबूर थे। लड़कियों की इसी दुर्बलता का लाभ तो लड़के उठाते हैं। लड़कियां शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ भावनात्मक दुर्बलता भी दर्शाती हैं, तभी लड़कों को अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसलिए भावनात्मक तौर पर एक लड़की को सबल होना चाहिए।
खैर इसी तरह दोनों का रिश्ता चल रहा था। फाइनल एग्जाम देने के पश्चात जब घर लौटने का समय आया तो दोनों ने यह तय किया कि इंडिया जा करके भी एक साथ ही रहेंगे। इसके लिए आदित्य ने ही जूही को अपनी कंपनी में एजुकेटिव सेल्स मैनेजर के पद का ऑफर दिया, जिसे जूही ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आदित्य ने अपने ऑफिस के पास एक फ्लैट लेने का सोचा, क्योंकि उसका घर ऑफिस से बहुत दूर है और दिल्ली जैसे शहर में इतनी ट्रैफिक में रोज आने जाने में समय बहुत बर्बाद होता है। अब जूही के सामने समस्या यह थी कि अपने मॉम डैड को किस तरह मनाए। जूही को चिंतित देख करके आदित्य ने कहा, तुम अभी से चिंता मत करो, इंडिया जा करके कुछ रास्ता निकालेंगे, सोच करके तुम्हारे मॉम डैड को मना लेंगे। इंडिया में जा करके तुम पहले जैसे तो नहीं करोगे, जैसे मुझसे बात ही नहीं करना, मिलना भी नहीं। मैंने तो तुम्हें जॉब के लिए ऑफर दिया है, तुम जॉब ज्वाइन करना और मॉम डैड को मना लेना, फिर मेरे साथ रहना शुरू कर देना, सारा झंझट खत्म। मुस्कुराते हुए आदित्य ने कहा, क्योंकि फिलहाल तो आदित्य को जूही की जरूरत है, बाद में क्या करेगा यह तो उसका मन जाने। जूही ने आदित्य पर भरोसा किया और सब कुछ उस पर छोड़ दिया। फिर इंडिया के लिए दोनों रवाना हो गए। जूही 2 साल लंदन में रही, मगर उसके मॉम डैड का लंदन जाना नहीं हुआ। उसके नाना नानी की तबीयत खराब होने के कारण। खैर एक तरह से जूही के लिए अच्छा हुआ। मॉम डैड को पता ही नहीं चला कि वह आदित्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में लंदन में रही, मगर इंडिया आ करके उन्हें किसी तरह इस बात के लिए राजी करना पड़ेगा। जूही को अपने डैड को लेकर के ज्यादा चिंता और डर है, क्योंकि डैड बहुत अनुशासन प्रिय इंसान हैं। इस तरह के विचारों को वे मानेंगे कि नहीं, यही सोच करके अधिक चिंता है। अगर नहीं माने तो डैड से बगावत करनी पड़ेगी, यह भी उसने सोच लिया। परंतु आदित्य को छोड़ने की बात नहीं सोच पा रही है, और यह अब संभव भी कैसे हो सकता है। 2 वर्ष उसके साथ रहने के पश्चात जीवन उसी के साथ पूरा जीवन बिताने का निर्णय भी कर लिया है। किसी तरह आदित्य के मम्मी पापा राजी हो जाएं तो 1-2 साल में शादी भी हो जाएगी। यही सोच करके वह इंडिया की ओर लौट पड़ी, वरना उसका मन था कि 1-2 साल लंदन में रह करके जॉब करे, परंतु आदित्य के कारण उसे इंडिया वापस लौटना पड़ा। आदि, तुम अपने मॉम डैड को क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे कि हम लोग साथ में रहेंगे? जूही के मन में प्रश्न था, इसलिए पूछा। मेरे डैड भी इतने आधुनिक ख्याल के नहीं हैं, वह आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए शुरू में मुझे उनको कुछ बताना ही नहीं है। वह कभी मेरे फ्लैट में आकर के नहीं देखेंगे कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ, किस तरह रह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है। उनको मुझ पर भरोसा है। आदित्य की बातों से जूही के मन में एक और शक पैदा हो गया कि किस तरह आदित्य अपने मॉम डैड को मना पाएगा। उसके मॉम डैड नहीं माने तो बगावत, और बगावत करने से अगर उसको जायदाद से बेदखल कर दिया तो क्या होगा? पर कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा। आदि, मौका देख करके बताएंगे। तुम अभी से चिंता क्यों कर रही हो? होती है चिंता आदि, तुम नहीं समझोगे। लड़कियों की मन की बात, उनकी दशा तुम नहीं समझ पाओगे। आजकल की लड़कियां बहुत सक्षम हैं जूही। कितनी लड़कियां तो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, कई बार शादी भी नहीं होती है तो दूसरा जीवन साथी भी ढूंढ लेती हैं। लड़कियां कहीं किसी से कम थोड़ी हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि मुझसे किनारा करना चाहते हो? कमान डार्लिंग, ऐसा संभव है क्या? अगर मैं चाहूं तो तुम मुझे जाने दोगी क्या? मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। आदित्य की बात सुनकर के जूही मन ही मन सोचने लगी, मेरी इसी कमजोरी का तो तुम फायदा उठा लेते हो आदित्य। परंतु एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब बातें अच्छे से समझा दूंगी। कहीं तुम इसे मेरी कमजोरी तो नहीं समझते हो? नहीं यार, यह तो तुम्हारा प्यार है। मुझे पता है कि तुम कितना चाहती हो मुझे। जब पता है तो कभी कभी परेशान क्यों करते हो? प्यार का एक अंदाज है डियर, इसके बिना प्यार में कशिश कहाँ बनी रहती है। अच्छा यह बात है, तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूँ तो कैसा लगेगा? करती तो हो, कभी कभी स्पष्ट ना कह देती हो।
वह भी तो परेशान करना हुआ ना। नहीं आदि, हमेशा मन नहीं करता है इसलिए ना करती हूँ, परेशान करने के इरादे से नहीं। तुम्हें मेरी भावनाओं को समझना चाहिए। मीठी मीठी बातें करके मुझे मना ही लेते हो, यही तो तुम्हारी खूबी है। और तुम मेरी बातों में आकर के समर्पण कर देती हो, यह भी तो तुम्हारी खूबी है। इसी खूबी पर तो मैं फिदा हूँ। चलो किसी बात पर फिदा तो हो, जूही ने मुस्कुरा करके कहा। जूही की बातों पर आदित्य ने तिरछी नजर डाल करके एक मुस्कुराहट बिखेर दी। जूही ने मुस्कुरा करके कह दिया, परंतु नादान जूही यह नहीं समझ पा रही थी कि जिंदगी की गाड़ी केवल फिजिकल रिलेशन से नहीं चलती है, उसके लिए भावनात्मक जुड़ाव बहुत आवश्यक है। भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है स्पेस की। दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। अपनी इच्छा, अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्पेस होना चाहिए। तभी रिश्तों के बीच में एक कशिश बनी रहती है। प्यार में कशिश बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जब तक शादी नहीं हो तब तक यह दूरी बना करके रखा जाए। शादी के पहले ही जूही और आदित्य के रिश्ते की कोशिश एक तरह से खत्म हो गई थी। आदित्य ने जूही को कभी स्पेस नहीं दिया, उसकी इच्छा का कदर नहीं किया, अपनी इच्छा जूही पर थोपता रहा। जूही इसे आदित्य का प्यार समझ करके नादानी करती रही, समर्पित होती रही। पता नहीं क्यों आज की युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझती है। जूही की यह नादानी उसे किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर देगी, इसका पता उसे अभी नहीं है। वह तो आदित्य से अंधा प्यार करती है। अंधा प्यार भी कभी कभी जिंदगी के लिए खतरनाक सिद्ध साबित होता है। यह अंधा प्यार भावनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। जूही की मां प्रतिभा के अपने माता पिता अर्थात जूही के नाना नानी के देहांत हो जाने के पश्चात प्रतिभा बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। जूही के आ जाने से उसके जीवन में सूनेपन की उष्णता पर खुशियों की शीतल बौछार हो गई। जूही लंदन से एमबीए करके लौटी है। इस बात से उसके माता पिता दोनों बहुत खुश हैं। जूही भी अपने नाना नानी की अनुपस्थिति हृदय से महसूस करने लगी। नाना नानी की याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका बचपन तो नाना नानी के साथ ही बीता है। परंतु 2 साल के पश्चात देश लौट करके खुश भी है। उसे इस बात की खुशी भी है कि चोपड़ा एंड सन्स जैसे बड़ी और अच्छी कंपनी में एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब ऑफर हुई है। जूही मौका ढूंढने लगी कि कब माता पिता को यह खुशी की खबर दे। वैसे तो जूही के पापा मुकेश ओबेरॉय छुट्टियों के दिनों में भी किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, परंतु जूही आई है इसलिए इस बार रविवार की छुट्टी घर में मनाने का मन बना लिया उसने। अवसर देख करके जूही ने लंच टेबल पर ही बात छेड़ी। मॉम डैड, एक गुड न्यूज देना है आप दोनों को। क्या गुड न्यूज है बेटा? आपको याद है मेरा स्कूल का दोस्त आदित्य चोपड़ा के बारे में? हाँ हाँ, वही जिसके साथ तुम लंदन गई थी, याद है? उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे अपनी कंपनी में एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग अफसर के पोस्ट के लिए ऑफर दिया है। जूही की बात सुनकर के मुकेश ओबेरॉय थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और सोचने लगा, यह कंपनी तो अखिलेश चोपड़ा की है, वही अखिलेश चोपड़ा जिससे मेरी 36 का आंकड़ा है। कई बार मेरा ट्रांसफर करवाया दिल्ली से, क्योंकि उसका ब्लैक मनी और इनकम टैक्स पे ना करने पर उसके घर में मैंने छापा मारा था। परंतु बेटा, यह कंपनी तो अखिलेश चोपड़ा की है, जिससे मेरी बिल्कुल नहीं पटती है। मुकेश के चेहरे पर नफरत का भाव उभर आया। डैड, आप और अखिलेश चोपड़ा अंकल एक जनरेशन आगे के हैं। आप दोनों में नहीं पटती है तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि मुझसे और आदित्य में दुश्मनी है। आदित्य मेरा अच्छा फ्रेंड है और मैं उसकी कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। अब वह कंपनी का मालिक है, उसके डैड ने उसे सारी जिम्मेदारी दी है। मैं उसके ऑफर को ठुकरा नहीं सकती, और फिर इंडिया में इतनी अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? अगर आदित्य के डैड ने ऑब्जेक्शन किया तो तब क्या करोगी? सब मैं और आदित्य मिलकर के संभाल लेंगे डैड। अब हम इतने छोटे नहीं हैं कि हमारी जिंदगी का फैसला हमें लेने दीजिए। प्रतिभा इतनी देर चुपचाप बाप बेटी की बातें सुन रही थी। उसे प्रतिभा का फैसला सही लगा। अपने पति मुकेश को
हमेशा बहुत सख्ती से काम करते हुए देखा है और इस कारण वह बहुत से दुश्मन बना बैठे हैं। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर जूही के कारण पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाए तो इसमें बुरा क्या है। वैसे भी न्यू जनरेशन की सोच ओल्ड जनरेशन से अलग है। समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। प्रतिभा ने जूही का पक्ष लेते हुए कहा, जूही सही कह रही है, आपकी दुश्मनी अपनी जगह है, परंतु जूही का इसमें कोई दोष नहीं है। जूही आदित्य की अच्छी फ्रेंड है स्कूल लाइफ से, उसे अपने ढंग से सब कुछ करने दीजिए। इतनी अच्छी जॉब ऑफर को कोई क्यों ठुकराएगा। प्रतिभा की बात सुनकर के मुकेश ने थोड़ी देर चुप रह करके सोचा, फिर कुछ देर पश्चात कहा, तुम दोनों अगर इसके लिए राजी हो तो मैं अकेला रुक करके भी क्या करूँगा। वैसे भी जूही का कहना सही है, एक पीढ़ी पुरानी दुश्मनी की अगली पीढ़ी क्यों ढोए। दुश्मनी खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। वैसे भी 2-3 साल के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे शांति से रिटायर्ड लाइफ जीना है। जूही की जाप लग गई, यह बात तो अच्छी है, परंतु रिटायर्ड होने के पहले आपको जूही की शादी भी तो करनी है। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं खुद को थोड़ा समय दे करके एक ऊंचाई तक पहुँचाना चाहती हूँ, उसके बाद ही शादी करूंगी। इतनी पढ़ाई की है तो जिंदगी में कुछ करना भी तो है। वैसे आप लोगों ने इतना इंतजार किया तो 2-3 साल और रुक जाइए। पापा रिटायर्ड भी हो गए तो क्या हुआ, कोई रिटायर्ड पर्सन के बच्चों की शादी नहीं होती क्या। जूही बेटा, तुम्हारी शादी की चिंता रहती है हमें, कोई अच्छा सा लड़का मिले और तुम्हारी शादी कर दें, यही हमारी इच्छा है। प्रतिभा ने अपनी इच्छा बताई। माम, मेरी भी तो कोई इच्छा है, आप अपनी इच्छा क्यों मुझ पर थोप रही हैं। जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं शादी करूंगी, मेरा यही अंतिम निर्णय है। जूही ने स्ट्रगली अपना फैसला सुना दिया। ठीक है बेटा, जब तुम्हारी इच्छा हो तो हमें बता देना, पर इसके लिए लड़का तो ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए भी तो समय चाहिए। मुकेश ने कहा, आप मत ढूंढिए लड़का, मुझे जो लड़का पसंद आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। किसी लड़के को अच्छे से बिना जाने कैसे शादी कर सकते हैं, उसके विचार जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए चाहिए किसी लड़के के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जाए। न्यू जनरेशन यही करती है। वक्त बिताने का अर्थ समझ में नहीं आया बेटा, मुकेश ने पूछा। डैड, वक्त बिताने का अर्थ है दोनों का एक साथ रहना, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में। अवसर पाते ही जूही ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की मंशा बता दी। जूही की बात सुनकर के मुकेश को थोड़ा गुस्सा आया और अपनी बेटी के विचार पर आश्चर्य भी हुआ, तो उसने ऊंची आवाज में कहा, वाह, तुम कहना क्या चाहती हो। तुमने लड़का ढूंढ लिया है और उसके साथ बिना शादी किए रहना। आजकल ये सब केसेस कितना खराब रूप ले चुका है, तुम्हें पता भी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में था, हमने बहुत सारे केसेस को टेकल किया है, कैसी कैसी हालत होती है लड़कियों की, कुछ पता भी है तुम्हें। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। शादी से पहले किसी लड़के के साथ वक्त बिता लो, फिर अगर लड़का शादी नहीं करे तो दूसरा लड़का ढूंढो। रिश्ता नहीं कोई मजाक हो गया है। अपने डैड को गुस्से में देख करके जूही थोड़ी सी डर गई, तो उसने बात को संभालते हुए कहा, डैड, मैंने कोई लड़का पसंद नहीं किया है। अभी के जनरेशन की थिंकिंग बता रही थी, चॉइस बता रही थी। बिना जाने बिना समझे किसी से शादी कैसे कर सकते हैं। पहले जमाने की बात और थी, या तो मम्मी पापा लड़का लड़की पसंद करके शादी कर देते थे, या फिर प्यार भी हो जाता तो एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिलता था। प्यार हुआ और शादी हो जाती थी। परंतु आजकल की लड़कियां पढ़ लिख करके किसी भी कंडीशन में रहने के लिए तैयार नहीं होती हैं। लंदन में भी तो मैंने यही देखा है। तुम्हें लंदन भेज करके ही गलत किया मैंने। तुम लंदन में यह सब सीख करके आई हो, तभी डैडी के सामने कहने की हिम्मत कर पा रही हो। अब की बार प्रतिभा ने जवाब दिया, मॉम, आप लोग मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बिना जाने किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी, भले ही मैं जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। जूही गुस्से में उठ करके दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर आदित्य के पिता अखिलेश चोपड़ा बेटे के आने की खुशी में एक पार्टी दी। सारे दोस्तों को, बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया और उस लड़की के परिवार को बुलाया जिस लड़की को आदित्य के लिए पसंद कर रखी है। लड़की का नाम उर्वशी कपूर है। कपूर एंड कपूर कंपनी के मालिक सुभाष कपूर की बेटी, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और दिल्ली में काफी मशहूर हैं। आदित्य से अखिलेश चोपड़ा
ने उर्वशी के पूरे परिवार का परिचय कराया। तब उर्वशी को आदित्य ने देखा। आदित्य को देख करके उर्वशी ने एक ही नजर में पसंद कर लिया, मगर अभी तो रास्ता लंबा है, एक दूसरे को जानना है, पहचानना है, उसके बाद ही कुछ तय होगा। आदित्य ने अपने पापा को कुछ भी समझने का अवसर नहीं दिया कि लड़की पसंद है कि नहीं, या फिर उसके जीवन में कोई और लड़की है। पार्टी समाप्त होने के पश्चात अवसर देख करके आदित्य ने अपने पापा को मन की बात बता दी। डैड, मैं अपने ऑफिस के पास एक फ्लैट लेकर वहीं रहना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुनकर के अखिलेश चोपड़ा ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, अभी तुम 2 साल के बाद तो इंडिया लौट करके आए हो और अभी हमसे अलग रहने का सोच रहे हो। ऐसा क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं है डैड, असल में ऑफिस बहुत दूर है घर से। दिल्ली की ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, आने जाने में बहुत ज्यादा वक्त खराब होगा, इसलिए मैंने सोचा मुझे वक्त मिल जाएगा तो मैं ऑफिस का थोड़ा ज्यादा काम कर सकता हूँ। एम आई राइट डैड? आदित्य ने बड़ी चतुराई से अपने पापा को बात समझा दी। अखिलेश चोपड़ा ने सोचा बिजनेस स्कूल में एमबीए करने से बेटे ने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखा है। अच्छी बात है। अखिलेश चोपड़ा ने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, आई लाइक योर एटीट्यूड माई सन। सीख लिया तुमने, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख लिया है माई बॉय। बिजनेस स्कूल में पढ़ते पढ़ते मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। अच्छा सा कोई फ्लैट देख लो और जब चाहो शिफ्ट हो जाओ। अखिलेश चोपड़ा ने आज्ञा दे दी तो आदित्य बहुत खुश हो गया। थैंक यू डैड, मुझे पता था आप मुझे सपोर्ट करेंगे। केवल सपोर्ट नहीं बेटा, आई एम इम्प्रेस्ड। अब बिजनेस तो तुम्हें ही संभालना है, तभी तो लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए कराया। बाय द वे उर्वशी तुम्हें कैसी लगी? मुस्कुरा करके आदित्य की ओर देखते हुए अखिलेश चोपड़ा ने पूछा। गुड, वेरी गुड, शी इज ब्यूटीफुल। पर अभी मुझे उनके विचार नहीं पता हैं। पहले 2-4 मुलाकातें कर लूं, विचार जान लूं, फिर आपको बताऊंगा। पापा को खुश करने के लिए आदित्य ने जो मन में आया बता दिया। ऑफ कोर्स, जब तुम्हें मौका मिले उससे मुलाकात कर लो और अपने विचार बता दो, उसके विचार भी जान लो। यह बहुत आवश्यक है, खासकर तुम यंग जनरेशन की यही चॉइस है और आजकल का फैशन भी है। उर्वशी से शादी हो जाएगी, हो जाएगी तो एक और बिजनेस तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, इंटीरियर डिजाइनर का बिजनेस। दोनों मिलकर के हमारे बिजनेस को और मजबूत बना सकते हो। इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ साथ वह बहुत क्लेवर बिजनेस वूमेन भी है, मुस्कुराते हुए कहा अखिलेश चोपड़ा ने। हाँ डैड, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, अब बहुत थक गए हो, चलो चल करके थोड़ा आराम करते हैं, सुबह से लगे हैं। आदित्य चोपड़ा अपने पापा को जाते हुए देख रहा है और सोच रहा था, अभी तो मैंने पापा को समझा दिया, परंतु कभी ना कभी तो बात सामने आएगी, पता नहीं तब तक क्या होगा। किसी ना किसी के माध्यम से बात डैड के कानों तक पहुंच गई तो संभालना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं उर्वशी से थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहता हूं, ताकि उसको मेरे बारे में कुछ पता ना चले। पता चल गया तो डैड के कानों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। पहले फ्लाइट करके जूही के साथ इंडिया में नई जिंदगी की शुरुआत तो करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अभी अभी तो आए हैं लंदन से, थके हारे हैं, कुछ दिन जूही के साथ रह करके तन मन में ऊर्जा भर लेते हैं, उसके बाद दोनों मिल करके कुछ तय करेंगे। जूही ने चोपड़ा एंड सन्स कंपनी ज्वाइन कर ली। आदित्य ने दिल से उसका स्वागत किया, यह देख करके उसे बहुत अच्छा लगा। आदित्य ने स्वयं ही उसे सारा काम समझा दिया तो जूही और भी खुश हो गई, क्योंकि कुछ वक्त उसके साथ बिताने का मौका मिला उसे। ऑफिस जूही के घर से थोड़ा दूर है, जाने में समय लग जाता है, परंतु यह तो कुछ दिनों की बात है, सोच करके जूही आने जाने लगी। वह सोचने लगी, मॉम डैड को समझाना पड़ेगा, किस तरह समझाऊंगी यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस दिन डैड ने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है। डैड को तो पता ही नहीं है कि लंदन में मैं आदित्य के साथ ही रही। पहले माम को बताना पड़ेगा, उसके बाद माम से रिक्वेस्ट करेंगे कि डैड को समझाएं, परंतु डैड इतने स्ट्रिक्ट इंसान हैं कि किसी की बात नहीं सुनेंगे तो भी
मुझे आदित्य के साथ ही रहना पड़ेगा, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती, भले ही इसके लिए मुझे उनसे बगावत करनी पड़े। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माता पिता अपनी संतान से कब तक दूर रहेंगे, आखिर एक दिन पास बुला ही लेंगे। आदित्य से एक बार शादी हो जाएगी तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। जूही अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी कि आदित्य की आवाज कानों में पड़ी। आज आने में देर कैसे हुई, हड़बड़ा करके जूही ने जवाब दिया, ट्रैफिक बहुत थी इसलिए लेट हो गई। कोई आया तो नहीं था, मेरा मतलब कोई क्लाइंट तो नहीं आया था? आया था एक क्लाइंट, मैंने संभाल लिया आज। पर रोज देर से आओगी तो कैसे काम चलेगा? दिल्ली में तो रोज ही ट्रैफिक जाम हो जाती है। क्या करूं आदि? नहीं नहीं सर, क्या करूं सर? सर कह करके जूही मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऑफिस में सबको सामने आदि आदि मत कहना, सर कहने की आदत डालो वरना सब बातें बनाएंगे। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। सॉरी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? जूही ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम आओ मेरे केबिन में, फिर बात करता हूँ। आदित्य केबिन में चला गया तो जूही भी थोड़ी देर बाद केबिन में गई। अब बताओ क्या बता रही थी? आदित्य ने कहा। ट्रैफिक का छलांग लगा करके तो नहीं आ सकती, मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। यहाँ पर तुम बोलोगी तो कोई सुनेगा तो नहीं? जूही हंसने लगी। नहीं, कोई नहीं सुनेगा, पर आदत डाल लो तो अच्छा है। पता नहीं कब कौन कहां से सुन ले। मैंने फ्लैट ले लिया है, कल मैं शिफ्ट हो रहा हूं, तुम चाहो तो कल आ सकती हो। यू आर वेलकम बेबी। जूही को देख करके आदित्य मुस्कुराने लगा। आदित्य की बात सुन करके जूही खुशी से उछल पड़ी। अंधे को क्या चाहिए, एक लाठी? रियली, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। मैं अभी तक मॉम डैड को कन्विंस नहीं कर पाई, आज जा कर के डायरेक्ट बात करूंगी, खुशी से चहकते हुए कहा जूही ने। खुशी से जूही को उछलते हुए देखा तो आदित्य मन ही मन सोचने लगा, तुम्हारा यही भोलापन, यही अदाएं तो मुझे अच्छी लगती हैं। तुम जब मुस्कुराती हो तो बहुत सेक्सी लगती हो, फिर तो मेरा दूर रहना ही मुश्किल हो जाता है। माम तो फिर भी मान जाएंगी, डैड नहीं माने तो क्या करोगी? बगावत और क्या? मेरे साथ रहने के लिए मॉम डैड से बगावत करोगी? केवल रहना थोड़ी है, शादी भी तो तुम ही से करनी है। हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ आदि, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाओ मुझे। मॉम डैड भी प्रेशर दे रहे हैं शादी के लिए। अभी अभी तो लंदन से आए हैं, अभी कैसे हो सकती है? पहले सेटल तो हो जाने दो अच्छी तरह, और तुम भी अपने जॉब में अच्छी तरह से खुद को जमा लो, फिर सोचेंगे शादी के बारे में। वैसे भी हम दोनों एक ही साथ रहेंगे तो इतनी जल्दी शादी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता, समझ में नहीं आता है। बी इमेच्योर बेबी। जूही की ओर देख करके आदित्य शरारती मुस्कान बिखेर रहा था। ठीक है, अभी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन बाद में कोई बहाना नहीं सुनूंगी। एक जानलेवा मुस्कान बिखेर करके जूही बाहर चली गई। ऑफिस से लौटते समय जूही ने मन ही मन सोच लिया, एक तरह से पक्का इरादा कर लिया कि आज मॉम डैड से फाइनल बात करूंगी। मैं मॉम डैड को दुखी भी नहीं करना चाहती, मगर मॉम डैड भी बहुत जिद्दी हैं, अपने विचारों से बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहते। आज अगर नाना जी होते तो मन की बातें उनसे शेयर कर सकते थे, मगर वो भी अब नहीं हैं। नाना जी मेरे मन की बात को अवश्य समझते और माँ डैड को भी समझा लेते। कभी कभी माता पिता को भी बच्चों के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चे चांद पाने की इच्छा जताएं और माँ बाप चांद तोड़ने के लिए आकाश की ओर चल दें। लिव इन रिलेशनशिप भी एक ऐसा रिश्ता है जिसे एक पीढ़ी पहले के लोग अपने भारतीय संस्कृति के विरुद्ध समझते हैं और पसंद नहीं करते हैं। जूही के माता पिता भले ही दिल्ली के निवासी हैं, मगर एक पीढ़ी आगे के हैं, जिन लोगों ने कभी इस तरह का रिश्ता देखा ही नहीं और माता पिता के विरुद्ध जा कर के कोई कदम उठाना उनका असम्मान भी समझते हैं। हाँ, उस पीढ़ी के लोग प्रेम विवाह को स्वीकार करने लगे हैं। रात को खाने की मेज पर प्रतिभा और
मुकेश खुश थे क्योंकि जूही का चोपड़ा एंड सन्स कंपनी में जॉब करना दिल से स्वीकार कर लिया है। परंतु जूही बिल्कुल चुप और चेहरे पर उदासी छाई है। माता पिता से ना आंखें मिला रही है और ना ही बात कर रही थी। खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरी चिंता में है। जूही को चिंता मग्न देख करके पहले प्रतिभा ने बात की। क्या बात है जूही बेटा, आज ऑफिस में कुछ हो गया क्या? जब से डिनर टेबल पर बैठी हो बिल्कुल खामोश हो और उदास सी लग रही हो। नहीं कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही मन उदास है। नाना नानी के बारे में सोच करके नाना से मन की बात शेयर कर लेती थी। इस वक्त नाना की कमी बहुत महसूस हो रही है। जूही की आंखें भर आई। तुम्हारे मन में अगर कोई बात है तो हमसे भी शेयर कर सकती हो। जूही बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, मुकेश ने उत्तर दिया। हाँ डैड, मगर मुझे शक है आप लोग मेरे मन की बात समझेंगे। आपके और मेरे विचार में तालमेल नहीं है। आप जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं सोचती हूँ। एक जनरेशन गैप है। आजकल के बच्चों की थिंकिंग हमसे बिल्कुल भिन्न है। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बच्चों को समझते ही नहीं हैं। बच्चे भी तो हमें नहीं समझना चाहते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। बच्चों को आज़ादी चाहिए मगर आज़ादी का अर्थ उन्हें मालूम ही नहीं है। हम आज़ादी को अलग अर्थ में लेते हैं और आजकल बच्चे अलग अर्थ में लेते हैं। बच्चों की आज़ादी का अर्थ होता है संपूर्ण आज़ादी। माता पिता उनसे किसी भी व्यवहार में किसी तरह का भी रोक टोक न लगाएं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बच्चों से माता पिता का एक पारिवारिक रिश्ता है, एक वैचारिक और भावनात्मक रिश्ता भी है। हमारे संस्कार हमारे परिवार की धुरी है। परिवार की गाड़ी इसी संस्कार की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे अगर संस्कार को मानने से बिल्कुल इनकार कर दें तो सामाजिक ढांचा भी चरमरा जाता है, जिसका असर संपूर्ण मनुष्य समाज पर पड़ता है। बच्चों को यह बात समझाओ तो हंसी में उड़ा देते हैं या फिर समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अब ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ रहना चाहिए या बच्चों के खिलाफ जाना चाहिए? एक दो राहे पर खड़े होते हैं माता पिता। ना बच्चों को खोना चाहते हैं और ना बच्चों के हर बात को मान सकते हैं। आज जूही की बातों से मुकेश का स्वाभिमान आहत हुआ है तो उसने मन का गुबार निकाल दिया। आज पहली बार जूही ने डैड को इतनी बात करते हुए सुना है। थोड़ी देर यूं ही चुप रही। उसके पश्चात उसने धीरे से कहा, तो डैड मैं आपको मन की बात बताऊं तो आप मुझे समझेंगे क्या? क्यों नहीं समझेंगे बेटा, बचपन से तुम नाना नानी के पास पली बढ़ी हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुमसे हमारा लगाव नहीं है। हमारी मजबूरी थी इसलिए तुम्हें नाना नानी के पास छोड़ा था, परंतु तुमसे अलग रह करके हमने भी तो कष्ट उठाए हैं। तुम्हारी माँ कितनी तड़पती थी तुम्हारे लिए, यह तुमने कभी जानने की कोशिश की है? पापा की बात सुनकर के जूही फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। कहाँ से बात शुरू करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। जूही को चुप देख करके इस बार प्रतिभा ने कहा, अपने मन की बातें मॉम डैड को बता करके तो देखो बेटा, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे हम, परंतु ऐसी कोई बात मत कहना जिसे हम मान नहीं सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा मॉम कि आप लोग मेरी बात मानेंगे या नहीं, इसलिए तो डर लग रहा है। बात करूं कि नहीं, और करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक कहोगी नहीं कैसे समझ में आएगा? मॉम, मैंने और आदित्य ने मिलकर के एक फ्लैट लिया है ऑफिस के पास। अब से हम दोनों वहीं रहेंगे, फ्लैट शेयर करके। रुक रुक करके धीरे धीरे कहा जूही ने। व्हाट? तुम्हारा मतलब क्या है? हम दोनों मिलकर के फ्लैट शेयर करने का अर्थ हमें समझाओगी? फ्लैट बहुत बड़ा है डैड, इसलिए दोनों मिलकर के शेयर करेंगे। फ्लैट शेयर करना है तो किसी लड़की के साथ मिलकर के शेयर करो। ऑफिस के पास घर लेकर के रहना ठीक है, ट्रैफिक से बच सकते हो, मगर आदित्य के साथ क्यों? क्योंकि डैड आदित्य भी यही चाहता है और मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मुझे इस बात में कोई बुराई भी नजर नहीं आई। बचपन होता है। अब तुम दोनों एडल्ट हो, यंग हो, तुम दोनों को एक साथ रहना मेरी नज़र में ठीक नहीं है। आग और घी को कभी भी पास पास रखना नहीं चाहिए, आग भड़कने का डर रहता है। इसलिए तो मैं आप लोगों से बातें शेयर नहीं कर रही थी और नानू को याद कर रही थी। बचपन से ही आप लोगों ने मुझे अपने से दूर रखा और मेरी बातें, मेरी इच्छा कभी जानने की कोशिश नहीं की। नानू जी थे
जो मुझे हमेशा समझते थे, इसलिए उनकी बहुत याद आ रही है। इस वक्त नानू होते तो मुझे जरूर समझते। जूही बेटा, डैडी जो कह रहे हैं ठीक ही तो कह रहे हैं। आदित्य के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? तुम किसी लड़की के साथ शेयर करके रहो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे पता है मॉम, आप हमेशा डैडी को सपोर्ट करोगी। डैडी से अलग आपने कभी जीवन में कुछ सोचा ही नहीं है। सोचती तो मुझे नाना नानी के पास नहीं छोड़ती। जूही की इस बात पर असंतुष्ट होकर के मुकेश ने कहा, हाँ हमने गलती की तुम्हें नाना नानी के पास छोड़ करके, तभी तो तुम इतनी जिद्दी हो गई हो। जो गलती हमने की उसकी कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। परंतु मैं भी क्या करता, मेरी ऐसी नौकरी थी कि कहीं पर भी कभी भी ट्रांसफर हो जाता। ऐसे में तुम्हें पास रखते तो तुम्हारी शिक्षा में विघ्न उत्पन्न हो जाती। तुम तो इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती हो। पर डैड, माम तो मेरे पास रह सकती थी, फिर क्यों नहीं रही? छोड़ो प्रतिभा, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। इसको जो करना है करने दो। मुकेश ने गुस्सा होते हुए कहा, हाँ डैड, जिसमें मुझे खुशी मिलती है मुझे वही करने में कोई गिल्टी नहीं है। मैं वीकेंड में हमेशा आप लोगों के पास आ जाया करूंगी, और यदि आप लोगों को कभी मेरी आवश्यकता हो तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। कल मैं जा रही हूँ। आप लोग अगर खुशी खुशी मुझे जाने देते तो बहुत अच्छा लगता। आप लोगों को दुख दे करके जा रही हूँ, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। जूही बिना खाना खाए उठ करके अपने कमरे में चली गई तो उसके माता पिता भी खाना छोड़ करके अपने कमरे में चले गए। पूरे घर में एक उदासी की चादर बिछ गई। चारों ओर सन्नाटे की आवाज गूंजने लगी, परंतु प्रतिभा और मुकेश की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। एमबीए करके लंदन से लौट करके जूही के आने से जीवन बगिया में खुशी के फूल खिल करके महकने लगे थे। आज अचानक जैसे सारे फूल मुरझा गए और खुशबू को हवा उड़ा करके कहीं दूर ले गई। अपने माता पिता को दुखी देख करके जूही को भी बहुत दुख हुआ। वह चाहती थी कि खुशी खुशी दोनों उसे जाने की अनुमति दें, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आदित्य से वह बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए उससे दूर भी नहीं रह पा रही है। आदित्य अभी शादी के लिए भी तैयार नहीं है। जूही करे तो करे क्या, उसकी जिंदगी की नाव मझधार में फंसी हुई है। ऐसे में कोई ना कोई निर्णय तो उसे लेना ही पड़ेगा। वह अगर आदित्य के पास नहीं जाती है तो यह डर उसे सता रहा है कि कहीं आदित्य किसी और के साथ ना रहने लग जाए। अपने प्यार को लेकर के जूही असुरक्षा की भावना से ग्रस्त भी है। वैसे सच्चे प्यार में इस तरह का डर नहीं होता, मगर आदित्य का प्यार कितना सच्चा है यह कहना भी मुश्किल है। प्यार नापने का कोई पलड़ा तो है नहीं जिससे जूही नाप ले कि आदित्य कितना प्यार करता है। उसकी बातों से तो लगता है बहुत प्यार करता है, मगर दिल में क्या है यह जानना इतना आसान तो नहीं है। आज स्वयं को बहुत असहाय सा महसूस हो रहा है जूही को, इसलिए बैठ करके जी भर करके रोई। दिल हल्का होने के पश्चात 2 सूट केस में कपड़े जमाए। सुबह उसे जल्दी निकलना है ऑफिस जाने से पहले, क्योंकि पहले आदित्य के फ्लैट में जाना है, उसके बाद वहीं से आदित्य के साथ ऑफिस जाना है। सुबह उठ करके नहा धो करके 7 बजे ही तैयार हो गई जूही। अपनी दोनों सूटकेस लेकर के वह अपने ड्राइंग रूम में अपने पापा से मिलने आई। मुकेश सुबह सुबह समाचार पत्र लेकर के बैठा था। पढ़ना तो केवल एक बहाना था। मन में तो जूही को लेकर के ना जाने कितने सवाल उठ रहे थे। क्या सचमुच जूही चली जाएगी आज? उसने अंतिम निर्णय ले लिया क्या मॉम डैड से अलग होने का? क्या कभी लौट करके नहीं आएगी? फिर पापा के पास आकर के खड़ी हो गई और बहुत ही धीरे से कहा, डैड मैं जा रही हूँ। जूही की बात सुनकर के मुकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। फिर दिल भर भर आ रहा था, आंखें गीली हो रही थी, मगर ओंठ चुप थे। डैड आपसे बोल रही हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है, आप कुछ तो बोलिए। जूही की आंखें गीली हो गई और गला भर आया। मुकेश को पता चल गया जूही रो रही है। उसका दिल पसीज गया। उठ करके खड़ा हो गया और जूही की ओर देख करके नम आंखें लिए कुछ कहने के लिए ओंठ थरथराने लगे। तो तुमने अंतिम निर्णय ले लिया बेटा? हाँ डैड,
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आदित्य से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आदित्य अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और वह चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। आदित्य बताइए मैं क्या करती। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना डैड। जूही झुक करके पापा के चरण छूने लगी तो पापा ने उसे बाहों में पकड़ करके उठाया और कहा, ठीक है तुम जाओ, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है तुम वही करो। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। अपने मॉम डैड को भूल मत जाना बेटा। जूही पापा के गले लग करके सिसक पड़ी। कैसी बातें करते हैं आप डैड। मैं हर वीकेंड में आऊंगी। आप लोगों को मैं कैसे भूलूं। आप लोगों के बिना और कौन है मेरा मन था मैं खुशी खुशी आप लोगों से विदा लूं, मगर ऐसा हुआ नहीं। आप लोगों को किसी बात की जरूरत हो तो, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करना मत भूलना डैड। तू रो करके मत जा जूही, हंस करके ही जा। हम दोनों अब तैयार हो गए हैं मन से। कल रात को बहुत सोचा, सोच करके हमने भी निर्णय लिया कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो। तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, नाश्ता करके जाओ। प्रतिभा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा, मगर आंखें झुका करके। आंखें कैसे उठाती प्रतिभा। उन लोगों में तो आंसुओं का सैलाब है। वह आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, विशेषकर इस समय जूही को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती। परंतु जूही समझ गई कि माम रो रही हैं। आज ना जाने क्यों जूही का दिल माता पिता को रुला करके खुश नहीं है। जिस समय के लिए वह ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रही है, आज वही समय उसे कांटे चुभा रहा है। माँ के पास आकर के जूही उसे पकड़ करके रो पड़ी। मॉम, आप मुझे रो करके विदा मत करो। आपको रोते हुए देख करके मैं जा नहीं सकती हूँ। तो तुम क्या कर रही हो। हमने तो तुम्हें जाने के लिए कहा नहीं। तुम अपनी मर्जी से जा रही हो तो खुशी खुशी जाओ। हमारे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के लिए चिंता नहीं करूँ तो किसके लिए चिंता करूँ। नाना नानी तो रहे नहीं और कौन है। कभी न कभी तो मुझे विदा करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उस विदाई और आज की विदाई में फर्क है जूही। ना जाने क्यों मेरा मन आशंकित है। एक बार और सोच लो जूही, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बात ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले ही इंसान को सावधान हो जाना चाहिए। माम, मुझे आदित्य पर भरोसा है। आप लोग भी एक बार भरोसा करके देख लो। मेरे ख्याल से आप निराश नहीं होंगे। अच्छा, आपने क्या नाश्ता बनाया, दे दो, थोड़ा सा खा करके जाती हूँ, नहीं तो आपका दिल दुखेगा। तुम्हारा मनपसंद पनीर का पराठा बनाया है, एक दे दो मॉम, एक खाऊंगी, ज्यादा नहीं। आदित्य के प्यार में पागल हुई आज इतनी कठोर हो गई कि माता पिता के आंसू भी उसे पिघला नहीं पाए। संतान जब बड़ी हो जाती है तो कभी कभी इतनी स्वार्थी हो जाती है कि स्वार्थ के आगे माता पिता का दुख बहुत फीका पड़ जाता है। जैसे चिड़ियों के बच्चे जब उड़ना सीखते हैं तो खुशी खुशी उड़ उड़ करके दूर दूर गमन में चले जाते हैं। प्रकृति ने इतना कठोर नियम क्यों बनाया है पता नहीं। पंछियों से थोड़ा सा अलग मनुष्य होते हैं, इसलिए उस दिन माता पिता को छोड़ करके जाने में जूही को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेटी की शादी हो गई और माँ बाप ने उसकी विदाई कर दी। वह बार बार पीछे से मुड़ करके देख रहा था। पिता का घर, पिता का आंगन जैसे आज पीछे छूटता जा रहा है। क्या सोचा था खुशी खुशी आदित्य के साथ रहेगी, मगर जाते हुए आज दिल क्यों इतना रो रहा है। माता पिता को छोड़ते हुए संतान को ऐसा ही लगता है, चाहे शादी के बाद विदाई हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए घर छोड़ने की बात हो, तो दोनों ही घर छोड़ने वाली बात। छूट गया जूही के मायके का अगला सा। कितने दुख की घड़ी होती है जब लड़की को मायके का आंगन छोड़ना पड़ता है। वही आंगन जिसमें खेल कूद करके तिल तिल पड़ी हुई है। ना जाने यह नियम किसने बनाया और क्यों बनाया। जिसने भी बनाया या तो वह स्वार्थी होगा या फिर निर्मम होगा। जूही के निकल जाने के पश्चात प्रतिभा और मुकेश दोनों आ करके ड्राइंग रूम में बैठ गए। दोनों की आंखों में आंसू और होठों पर चुप्पी। कहने के लिए अब बचा ही क्या था। दोनों के पास कुछ महीने पहले ही प्रतिभा की मम्मी पापा दोनों गुजर गए। अभी जूही भी गई। घर सूना सूना हो गया पहले जैसा। कितनी रौनक आ गई थी जब लंदन से वापस आई थी जूही। घर की सारी खुशियां लेकर के चली गई। शादी के बाद
बाद बेटी की विदाई करते समय माता पिता रोते हैं, मगर दिल में फिर भी खुशी होती है कि बेटी ससुराल जा रही है अपने घर गृहस्थी संभालने। परंतु जूही का जाना सामान्य बात नहीं है, जिसे उसके माता पिता दोनों ने ऊपरी तौर पर स्वीकार तो कर लिया मगर मन में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आदित्य ने एक 3 BHK का फ्लैट किराए पर ले लिया और इंटीरियर डेकोरेटर को बुला करके घर को डिजाइन करा लिया। घर को बहुत अच्छे से उसके नौकर चाकर ने सजा दिया। जूही के लिए इंतजार कर रहा था कि कब जूही आए और देख करके खुश हो जाए। काल बेल बजी तो आदित्य ने उठ करके दरवाजा खोला तो सामने जूही खड़ी मिली। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम माय बेबी डार्लिंग। आदित्य बिल्कुल आशिकाना मिजाज में था। जूही ने एक मुस्कुराहट बिखेर तो दी परंतु चेहरे पर उदासी थे। जूही को उदास देख करके आदित्य को अच्छा नहीं लगा। उसने तो बिल्कुल हृदय तल से स्वागत किया था, मगर जूही ने बहुत ही उदासी से कहा, तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। यह क्या जूही, मैंने इतने वार्मली तुम्हारा वेलकम किया और तुम हो कि इतनी उदासी से जवाब दे रही हो। क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं आदि, मॉम डैड को छोड़ करके आने में बुरा लग रहा था, दोनों रो रहे थे। तुम्हारे आने से दोनों खुश नहीं हैं। खुशी खुशी तुम्हें परमिशन नहीं दी। नहीं आदि, कल रात को तो पापा से हॉट टॉक हो गया। सुबह बात नहीं कर रहे थे, मगर मैं जब रो पड़ी तो परमिशन तो दी मगर मन में नहीं दी। डैड भी रो रहे थे, डैड को पहली बार रोते हुए देखा मैंने, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरे पास आ गई हो तो सब अच्छा लगेगा, मूड भी ठीक कर दूंगा मैं। कहीं घुमाने ले चलोगे मुझे? उत्साहित होकर के जूही ने पूछा। घूमने से मूड ठीक हो जाता है क्या? मूड ठीक होने का तो मेडिसिन है मेरे पास। चलो अंदर तो चलो, फिर बताता हूँ सब। आदित्य जूही को अपने बेडरूम में ले गया और कहा, यह रहा हमारा बेडरूम, पसंद आया? वाह, कितना सुंदर इंटीरियर कराया है तुमने। पसंद आया मतलब बहुत पसंद आया। आदित्य ने जूही को बाहों में भरते हुए कहा, सब तुम्हारे लिए है डार्लिंग, तुम्हें यहाँ आ करके बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। चलिए, इसलिए मैंने शहर के मशहूर इंटीरियर से डिजाइन कराया है। आदित्य को आज बहुत दिनों के बाद इस मूड में देख करके जूही उसकी बाहों में समा करके आंखों में आंखें डाल करके कहा, तो माई स्वीट हार्ट, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? तुमसे नहीं तो और किससे करता हूँ? यह भी पूछने वाली बात है। आदित्य की बात सुनकर के जूही बहुत खुश हो गई। आदि, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ? काफी बना करके पिलाऊं? आदित्य ने जूही को बाहों में कसते हुए कहा। इस मौके पर काफी कौन पिएगा? मुझे तो आपके ओंठों का जाम पीना है। और उसने जूही के ओंठों पर प्रेम चिन्ह अंकित कर दिया। आज बहुत दिनों के बाद आदित्य के शरीर की सुगंध और गर्माहट पाकर के जूही ने पूरी तरह स्वयं को समर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद जूही ने पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है थोड़ी देर से। मौसम आशिकाना हो रहा था, दिल भी आशिकाना हो रहा था। थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी धूप, ऐसे में मन जो चाह रहा था वह पाए बिना ऑफिस कैसे चला जाता। इसलिए तो तुम्हारा इंतजार हो रहा था बेसब्री से। अच्छा तो मेरे आशिक जी, अब चलिए ऑफिस जाते हैं तैयार होकर के। जूही का मूड पहले से अच्छा हो गया देख करके आदित्य ने छेड़ दिया। अच्छा तो इसलिए मूड खराब हो रहा था तो डायरेक्ट बोल देती मुझसे, अब तो इतनी शर्माती हो। इतने साल साथ रहने के बाद भी शैतानी मत करो मेरे साथ। नहा धो करके तैयार हो करके ऑफिस जाते हैं। अच्छा आदि, तुमने नहीं बताया इंटीरियर डेकोरेशन का नाम क्या है? तुम उसे नहीं जानती? है एक लेडी, उर्वशी कपूर, दिल्ली की मशहूर इंटीरियर डिजाइनर है। वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड बिजनेस वूमेन। तुमने पहले कभी नहीं बताया मुझे भी कहाँ पता था। लंदन से आने के बाद जो पार्टी हुई थी हमारे घर में, उसी पार्टी में डैड ने बुलवाया था और परिचय कराया था। यह कह करके इस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, शादी के लिए। पसंद आए तो बता देना, शादी पक्की कर देंगे। हाँ हाँ कह के हंसने लगा आदित्य। आदित्य की बात सुन करके जूही के मन में शक और डर कांटा चुभ गया। तो तुमने पसंद कर ली लड़की? हाँ कर ली ना, आदित्य के पीठ पर चपत लगाते हुए जूही ने कहा। बेवफा कहीं का, मेरे रहते एक और लड़की को पसंद कर ली कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें?
पहले यह तो सुनो, लड़की कौन है? कौन है? थोड़ी देर पहले जो मेरी बाहों में थी। फिर आदित्य हंसने लगा। इस बार जूही आदित्य की बातों को सुनकर के शर्मा गई और आंखें नीची कर ली। साथ रहते रहते कितने साल हो गए थे, अभी भी तुम शर्माती हो। कब तक शर्माओगी? मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म नहीं हूँ। अच्छा तो उठो शर्माने वाली, अब बिस्तर छोड़ो और नहा धो करके तैयार हो जाते हैं ऑफिस के लिए। अच्छा आदि, एक बात बताओ, ऑफिस में जब सबको पता चलेगा हम साथ साथ रहते हैं तो तुम अपने कलीग से क्या कहोगे? कहेंगे मेरी दोस्त है, हम एक साथ रहते हैं, बस केवल दोस्त। तो क्या कहेंगे? प्रेमिका? उसमें क्या बुराई है? ठीक है, वही कह लेंगे, पर फिलहाल तो चलो नहा धो करके तैयार हो जाओ। आदित्य के मुख से प्रेमिका शब्द सुन करके जूही के कानों को आनंद विभूत हुई। वह मन ही मन सोचने लगी, आज प्रेमिका है तो कल मंगेतर, फिर वाइफ भी बन जाऊंगी। धीरे धीरे सब हो जाएगा। मुझे अब आदित्य पर भरोसा होने लगा है। बेकार में ही मैं उसके प्यार पर शक कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास है और धीरे धीरे आदित्य अपने डैड को मना लेगा। डैड को मनाना ही पड़ेगा। आदित्य इकलौता लड़का है, बिना माने जाएगा भी कहाँ। जूही खुश हो गई और दोनों उठ करके ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चले गए। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।